हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपको आज कक्षा 10 के छात्र छात्राओं को रसायन विज्ञान में मॉडल नंबर 365 में एक क्वेश्चन पूछा गया है और वो क्वेश्चन ये है। ये पहला रिएक्शन CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसी क्रम में आगे लिखा हुआ है Cl2 और ये गेट्स आउट CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl। ये आपके सामने मैंने पहला लिखा। दूसरा रिएक्शन जो आपके सामने मैं लिख रहा हूँ वो दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपको इनका IUPAC नाम लिखना है CH3CH2OH, जिसका IUPAC नाम लिखना है। और इसी क्रम में आपके सामने तीसरा EHCHO का IUPAC नाम है। इतना क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, इसके बाद फिर मैं आगे ले चलूंगा। ये आपके सामने जो हमने लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसको आप लोग बहुत धड़ल्ले से कहते हैं, ये आपके सामने एथिलीन है, या जिसको आप लोग कहते हैं ये एथीन-1 है। इस एथिलीन पर क्लोरीन का जब रिएक्शन होगा तो सीधी सी बात है, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। बेटा आप जानते हो कि कार्बन कार्बन के बीच में यदि डबल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड उसमें सिग्मा बॉन्ड होगा, एक बॉन्ड उसमें पाई होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 पर जब क्लोरीन का रिएक्शन होगा तो ये एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ पर और एक क्लोरीन यहाँ पर जुड़ जाएगा। ये आपके सामने प्रोडक्ट बना है CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl। बेटा आपको बता दूं, इसका नाम कॉमन नाम एथिलीन डाइक्लोराइड, मैंने सीधे सीधे कहा है। इसका कॉमन नाम क्या हो गया? एथिलीन डाइक्लोराइड हो गया। और इसका IUPAC नेम क्या होगा? 1,2-डाइक्लोरोएथेन। मैंने आपको IUPAC नेम लिखना बताया था। इसका मतलब आपके मॉडल पेपर का जो क्वेश्चन आज मैंने सॉल्व किया है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2 गिव्स आउट CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl, या जिसकी व्याख्या आप इस तरह से करेंगे कि एथिलीन पर क्लोरीन का रिएक्शन कराते हैं तो एथिलीन डाइक्लोराइड या 1,2-डाइक्लोरोएथेन प्राप्त होता है। और मैं आपको बता दूं, ये एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, या आप जिसको कह लीजिए ये आपका जो है योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। आप हमसे कहेंगे कि ये योगात्मक अभिक्रिया का क्यों उदाहरण है, तो मेरे पास केवल एक उत्तर है कि ये योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण इसलिए है कि योगात्मक अभिक्रिया के दो कैरेक्टर है। पहला कैरेक्टर तो ये है कि कार्बन बॉन्डेड एटम या कार्बन से संयुक्त परमाणु या समूहों की संख्या बढ़ जाती है। आप देख लें, यहाँ पर कार्बन से जुड़ा हुआ 2 परमाणु, यहाँ पर कार्बन से जुड़ा 2 परमाणु, यहाँ पर कार्बन से जुड़ा हुआ 3 परमाणु। कार्बन परमाणु पर कार्बन से परमाणु या समूह संख्या बढ़ जाती है और अधिक संतृप्त मीन्स अगर एल्कीन है तो संतृप्त मीन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। आप देख लीजिए, यहाँ पे एल्कीन है, वो एल्केन है, अधिक संतृप्त उत्पाद प्राप्त होता है। इसका मतलब सैचुरेशन कैरेक्टर बढ़ जाएगा। आप ध्यान से देखें तो ये आपका क्या है? ये आपका पहला रिएक्शन है। अब मैं आपके एग्जाम क्वेश्चन के अनुसार मैं अब चल रहा हूँ IUPAC नाम बताने। आप
देख लीजिए आपके सामने मैंने लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। सीधी सी बात है, यहाँ पर OH ग्रुप प्रेजेंट है तो मैं तो यही कहूंगा कि ये अल्कोहल का क्रियात्मक समूह है। मैं आपको बता दूं कि ये CH3 CH2 OH जो अल्कोहल का क्रियात्मक समूह है तो सीधी सी बात है लाल चेन 2 कार्बन का बनेगा। ये 2 कार्बन का लाल चेन, चूंकि OH उपस्थित है इसलिए ये अल्कोहल का जो है ये अल्कोहल का यौगिक है। अब इसमें आप नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 या क्योंकि यहाँ से OH नजदीक है या यहाँ से OH का जो स्थिति है वो नियरेस्ट है। अब इसके बाद कोई यहाँ पर प्रतिस्थापित समूह नहीं है। जब यहाँ पर कोई प्रतिस्थापित समूह नहीं है तो 2 कार्बन का पूर्ण क्या होगा बेटा? चूंकि यहाँ पर जो पूर्ण लिखते हैं वह एक एल्केन के आधार पर लिखते हैं, इसका मतलब 2 कार्बन का पूर्ण हो जाएगा एथेन। उसमें से E हटा के आल जोड़ेंगे तो इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल फर्स्ट, क्योंकि OH पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद HCHO, सीधी सी बात है HCHO ये आपका आप देख लें इसमें CHO समूह उपस्थित है। मैंने आपको बताया है कि CHO जो है वो एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है जिसको फॉर्मिल ग्रुप भी कहते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो ग्रुप आया है अगर उसके बारे में आप रीड करें या उसके बारे में आप स्टडी करें तो वह ग्रुप अपने पैरेंटल कंपाउंड से अपने ओरिजिनल कंपाउंड से क्या करेगा? अपने ओरिजिनल कंपाउंड से एक हाइड्रोजन निकाल देगा, ग्रुप बन जाएगा। CHO को फॉर्मिल ग्रुप भी कहते हैं। और मैंने आपको बताया है कि CHO का यदि IUPAC नाम लिखना है तो आप सबसे पहले उसमें पहचान कर लीजिए कि क्या एल्डिहाइड ग्रुप है, और इसके बाद फिर आप ये पहचान कर लीजिए कि आप देख लीजिए का वास्तव में लॉन्ग चेन एक कार्बन का या लॉन्ग चेन बना लीजिए। नंबरिंग से करिए, इधर से CHO नियरेस्ट है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हाँ एल्डिहाइड भी एल्केन का ग्रुप बन है, इसका प्रीफिक्स एल्केन के आधार पर होगा। इसका मतलब एक कार्बन है तो इसका प्रीफिक्स मेथेन होगा। E हटा के L जोड़ देंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम मेथेनल, ये आपका हो जाएगा मेथेनल, इसका IUPAC नेम। इसी क्रम में आपके सामने एक एग्जाम्पल और दिया गया है जो कि बहुत नियरेस्ट है, वो एग्जाम्पल तीसरा आपके सामने है। मैंने लिखा है CH3COH, ये आपके मॉडल पेपर में इसका भी आपको IUPAC नेम पूछ रहा है। आप जानते हैं कि IUPAC को शॉर्ट में IUC नेम भी कहते हैं। अब इसके बाद लॉन्ग चेन 2 कार्बन का नंबरिंग 1 2 हो जाएगा। अब इसके बाद 2 कार्बन का लॉन्ग चेन हुआ। अब आप क्या कहोगे? आप ये बोलोगे कि जो ये 2 कार्बन का लॉन्ग चेन हुआ कोई प्रतिस्थापित समूह या कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं है। आपको मैंने पढ़ाया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड भी एल्केन का व्युत्पन्न है और कार्बोक्सिलिक एसिड के IUPAC नाम में ओइक एसिड को जोड़ते हैं। यहाँ पर 2 कार्बन का जो एल्केन होगा एथेन और E हटा के ओइक हम जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, या जिसको आप लोग धड़ल्ले से कहते हैं एथेनोइक एसिड। आपके सामने एथेनोइक एसिड हो गया। इसी क्रम में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाना चाहता हूँ, इसका IUPAC नेम या IUC नेम एथेनोइक एसिड हो गया। अब एक अगला एग्जाम्पल आपके इस मॉडल पेपर में दिया गया है जिसको आप लोग कह सकते हैं CH3 डाउन हियर, CH2 डाउन हियर, COH
ये आपके सामने है। सीधी सी बात है, आपको इसका IUPAC नाम लिखना है। ये भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का यौगिक है, लाल चैन 3 कार्बन का। नंबरिंग आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। अब इसके बाद आपको देख लीजिए, आपका कोई प्रतिस्थापित समूह नहीं है। 3 कार्बन का पूर्णांक एल्केन के आधार पर होगा, जिसको आप प्रोपेन कहते हैं, और ये आपका प्रोपेन, और उसमें कोई अम्ल को जोड़ दो तो आपका क्या हो गया, प्रोपेनोइक अम्ल। ये इसका IUPAC नाम है, या ये इसका IUC नाम हमने लिख दिया। आपको बता दूं कि आपसे ये कह रहा है कि अगला क्वेश्चन जो है मेथिल क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मेथिल क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, या आप ये लिख दीजिए CH3Cl, या जिसको आप लोग कहते हैं मेथिल क्लोराइड। तो इसका आपको पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो सीधी सी बात है, आपके सामने मेथिल क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना मैं बताने जा रहा हूं। 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन जुड़ेगा। मैं आपके सामने कार्बन और 1 3 हाइड्रोजन यहां लिख दिया और 1 क्लोरीन यहां लिख दिया। कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं यहाँ पर चारों इलेक्ट्रॉन को दर्शा दिया। हाइड्रोजन, चूंकि आप जानते भी हैं कि संयोजकता में के निर्धारण में बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही भाग लेते हैं। हाइड्रोजन में बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन थोड़ा सर्किल बना दिया। क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हमने 7 मल्टीप्लाई साइन कर दिया। अब इसके बाद आपको मालूम होना चाहिए, हाइड्रोजन और हीलियम अपना अष्टक 2 इलेक्ट्रॉन पर पूरा करते हैं, बाकी सभी के सभी अपना अष्टक 8 इलेक्ट्रॉन पर पूरा करते हैं। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो गया और हाइड्रोजन का अष्टक कंप्लीट। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो गया, हाइड्रोजन का अष्टक कंप्लीट। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो गया, ये हाइड्रोजन का अष्टक जो है कंप्लीट। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो गया, क्लोरीन का अष्टक कंप्लीट। और ध्यान से देखिए तो कार्बन में 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, इसका भी अष्टक कंप्लीट हो गया। ये बेटा क्या है, मेथिल क्लोराइड या 1,4-मेथेन का जो है ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। और इसी क्रम में मैं बता दूं, यदि आपसे कोई पूछे कि मेथिल क्लोराइड के इलेक्ट्रॉन बंध संरचना को बताइए, यहाँ कार्बन हर हाइड्रोजन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन का साझा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का साझा, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का साझा। ये इलेक्ट्रॉन बंध संरचना और ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। इसी क्रम में आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि मेथेन और एथेन के दहन अभिक्रिया को, मेथेन और एथेन के दहन अभिक्रिया को स्पष्ट कीजिए। सीधी सी बात है, मेथेन और एथेन के दहन अभिक्रिया। दहन का मतलब आप जानते हैं कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन रिएक्शन में जब आप किसी पदार्थ को जलाओगे या किसी पदार्थ को आप गर्म करोगे तो क्या होगा। सीधी सी बात है, ये आपके सामने हमने लिखा है मेथेन और ये आपके सामने हमने लिखा है एथेन। मैं एक लाइन की बात जानता हूँ, जब आप किसी भी कार्बनिक पदार्थ को जलाओगे तो सीधी सी बात है वो कार्बनिक पदार्थ इस वायुमंडल से ऑक्सीजन को अवशोषित करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल भाप बना लेगा। मेरे कहने का आशय ये है कि ये आपका ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके कार्बन डाइऑक्साइड
और इसी क्रम में जल भाप बना लेंगे और ये भी आपका क्या करेगा, ये भी जो है एथेन जो है ये आपका ऑक्सीजन को अवशोषित करके और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड और इसी क्रम में आप ये कह सकते हैं कि ये आपका जो है डाउन हियर सीधी सी बात है, ये आपका 14/2 ऑक्सीजन 7% ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा। इसी क्रम में कुछ ऊष्मा भी निर्मुक्त होगी या अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा भी उत्सर्जित होगी। अब एक क्वेश्चन और इसी में दिया गया कि एथिलीन को आप दहन करेंगे तो क्या बनेगा। एथिलीन का मतलब ये स्मॉल ए रिएक्शन, स्मॉल बी रिएक्शन, स्मॉल सी रिएक्शन। एथिलीन C2H4 जब आप इसको ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो एथिलीन का जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और सीधी सी बात है ये आपका जो ये हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जल भाप बना लेगा। तो मैंने आपको जो चीज अभी भी बताया है सीधी सी बात बता दिया कि ये केमिस्ट्री का रूल है। वो केमिस्ट्री का रूल क्या है कि किसी भी कार्बनिक पदार्थ को आप दहन करोगे तो वह कार्बनिक पदार्थ क्या करेगा, वह कार्बनिक पदार्थ जो है वो उसमें जितना कार्बन और जितना ऑक्सीजन होगा वो कार्बन और ऑक्सीजन वाई के ऑक्सीजन के साथ जल भाप और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। इसी क्रम में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा भी निर्मुक्त होगी। थैंक यू बेटा, यदि कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे बताइएगा, मैं आपके प्रश्न का जो है आंसर दूंगा। थैंक यू।